हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ह्यूमैनिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर डुपर रेडी होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का पार्ट 1 का थीम 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तुम्हें इस चैप्टर के थ्रू बताया जा रहा है कि बहुत पहले के टाइम पे फैमिली में क्या इम्पोर्टेंस होती थी, फैमिलीज़ में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे। चैप्टर के नाम पे कास्ट और क्लास है, तो इसमें कास्ट एंड क्लास के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है। महाभारत के रिलेटेड भी तुम्हें इस चैप्टर में आगे पढ़ने को मिलेगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। तो मैंने जैसे आपको बताया था अभी कि महाभारत के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा रेफरेंसेस तुम्हें दिया जा रहा है। ओके, तो 1990 में जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं बहुत एम्बिशियस, बहुत बड़ा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। एंड इस प्रोजेक्ट के लीडर कौन थे? वीएस सुथांकर। ठीक है, एंड मतलब संस्कृत का बहुत ज़्यादा नॉलेज था इन्हें। ये क्या करते हैं, ये एक टीम बनाते हैं एंड इस टीम में बहुत सारे स्कॉलर्स थे। एंड ये लोग सोचते हैं ये लोग महाभारत का एक प्रॉपर एडिशन बनाएंगे। पूरे भारत में इन्हें जहाँ जहाँ से थोड़ा थोड़ा महाभारत का रेफरेंस मिल रहा है उन सब रेफरेंसेस को कंबाइन कर कर उसको एंड सब कुछ फाइनल करने के बाद एक बुक निकालेंगे। ये इन लोगों का प्लान था। ठीक है, अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू द मोस्ट वर्जन्स एंड पब्लिश दीज सेवरल वॉल्यूम्स रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस। अब देखो, पूरे भारत में से अगर तुम महाभारत के कुछ कुछ वर्सेस निकाल रहे हो तो सब जगह अलग अलग कुछ ना कुछ अलग लिखा हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने सोचा जो भी हमें कॉमन कॉमन लाइनें मिल रही हैं ना, हम उनको उठा लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद कॉमन कॉमन वर्सेस उठाने के बाद इन्होंने देखा इनकी ये जो बुक है ये बहुत भारी सी बुक है। इसके बहुत वॉल्यूम्स बन रहे हैं, कुछ अराउंड 13,000 पेजेस थे। एंड ये जो प्रोजेक्ट था ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा चला था। इन लोगों को कुछ 47 ईयर्स लग जाते हैं इस बुक को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो बुक कंप्लीट करते करते दो चीज़ें इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। जो अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, इंडिया के जो इन्होंने अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स उठाए उसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो कॉमन थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कॉमन थी। ठीक है, दूसरी चीज़ इनको क्या समझ में आई कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी हैं जो वो अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स में अलग हैं। ठीक है, तो इसे हम रीजनल वेरिएशन कहते हैं, मतलब कहानी रीजन के हिसाब से हल्की हल्की बदल रही है। ये दो चीज़ें इन्होंने नोटिस करी। ओके, नेक्स्ट तुम्हें बताया जा रहा है कि इस टाइम पे ना, मतलब हमारे हिस्टोरियंस थे तो वो पता है अक्सर क्या करते थे, दे टेंडेड टू टेक दीज टेक्स्ट एट द फेस वैल्यू। मतलब उनको अगर कोई टेक्स्ट मिलता था, उन्होंने कोई टेक्स्ट पढ़ा तो वो मान लिया करते थे कि हाँ अगर कुछ लिखा है तो वो सच ही होगा। उस टाइम पर ऐसी चीज़ें हुआ करती होंगी। बाद में टाइम के साथ साथ सारे हिस्टोरियंस ने ये प्रैक्टिस डेवलप करा कि जो भी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं उस पर हम विश्वास नहीं करेंगे, उस पर क्वेश्चन करेंगे कि क्या ये सच है कि क्या झूठ है। तो ठीक है, धीरे धीरे हमारे हिस्टोरियंस इस पर भी क्वेश्चन करना लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किंगशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, फाइंडिंग आउट अबाउट फैमिलीज। तो किंगशिप मतलब तुम्हें अलग अलग फैमिलीज़ के बारे में बताया जाएगा। मैरिज मीन्स उस टाइम पे शादी से रिलेटेड क्या क्या रूल्स होते थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस होती थी, वो सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। अब हर एक फैमिली अलग होती है ना, अलग अलग फैमिली में अलग अलग टाइप के मेंबर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रिचुअल्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक टाइप की फैमिली अलग होती है, पर हम जब किसी फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें इंडिविजुअल उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अगर कोई फैमिली है उसके कल्चर, उसके रूल्स, उस सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो आपको सोसाइटी के बारे में भी पता चलेगा, फैमिली के जो लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा और पता लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। नेक्स्ट उस टाइम में बताया जा रही हैं। अब आज के टाइम पर भी हम देखते हैं अलग अलग फैमिलीज़ के अपने अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, है ना।
अब नेक्स्ट में बताया जा रहा है कुछ लोग पता है क्या करते थे, जो कजन्स को वो ब्लड रिलेटेड मानते थे, ठीक है, कि ये तो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं। एंड कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती थी जो कजन्स को ब्लड रिलेशन में नहीं गिनते थे, नहीं काउंट करते थे। तो ये कुछ फैमिलीज रूल्स वेरी करते थे। अब ये टर्म है किंग फोल्क, किसका पता होना चाहिए। किंग फोल्क में क्या होता था, तो देखो हमारी डायरेक्ट फैमिली होती है, मम्मी पापा भाई बहन, है ना। उसके अलावा जब हम सारे रिलेटिव्स को भी काउंट करते हैं तो उसके जो ग्रुप बनता है उसको हम किंग फोल्क कहते हैं। ओके, इसीलिए चैप्टर के नाम में भी किंगशिप लिखा है ना। डैट मीन्स कि हम सभी फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग रिलेटिव्स को साथ में रखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो में ये बताया जा रहा है कि जो रिच लोग थे, जो अमीर लोग थे, जो ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, इन लोगों के फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना इजी है। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, ये लोग काफ़ी रिटर्न इन्फॉर्मेशन लिखकर छोड़ गए, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है। पर जो ऑर्डिनरी लोग थे उनके बारे में डिटेल निकालना, उनके फैमिली के बारे में डिटेल निकालना, ये हमारे लिए कंपैरेटिवली एक मुश्किल टास्क है कि ये लोग हमारे लिए बहुत सारी इन डिटेल इंस्क्रिप्शन या इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ कर गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ पैट्रिलिनी। पैट्रिलिनी बहुत अजीब सा वर्ड लग रहा होगा, है ना, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। पैट्रिलिनी मतलब जब तुम एक फैमिली में फादर तो सन को जब आप स्टडी कर रहे होते तो हम उसे पैट्रिलिनी कहते हैं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब जब हम मेल्स के ऊपर फोकस करते हैं ज़्यादा, है ना, कि इसका ग्रैंड फादर था, फिर उसके आगे उसका फादर, फिर उसके आगे उसका बच्चा, है ना, लड़के, मैन टू मैन जनरेशन जैसे, ठीक है, तो हम उसे पैट्रिलिनी कहते हैं। ओके, एंड इसका ऑपोजिट वर्ड जब हम मदर की फैमिली के ऊपर फोकस करते हैं तो उसे मैट्रिलिनी कहते हैं, ठीक है। तो फिर से अगेन यहाँ पे महाभारत का थोड़ा रेफरेंस दिया गया है, उसे समझते हैं। बेसिकली महाभारत में क्या था, ज़मीन और पावर को लेकर दो फैमिलीज लड़ रहे थे, मतलब ग्रुप ऑफ कजन्स आपस में लड़ रहे थे। एक तो कौरव थे और एक तो हमारे पांडव थे। अल्टीमेटली ये लोग बैटल करते हैं, एक लड़ाई करते हैं जिसमें पांडव हमारे जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद महाभारत में होता है पैट्रिलिनियन सक्सेशन होता है, मतलब एक ऐसा राज्य जो बेटे को बिलोंग करता था। पैट्रिलिनियन सक्सेशन हुआ, ठीक है। नॉर्मली ऐसे ही होता था, ठीक है, कि जैसे राजा है, उनकी डेथ होगी तो उसका पोजीशन, उसका काम वगैरह कौन संभालेगा, उसका बेटा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता था, पर कुछ एरियाज है हमारे हिस्ट्री में जिसमें हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ज़्यादातर एरियाज में तो ऐसे ही होता कि राजा के बेटे को सब कुछ मिलता था। कुछ एरियाज में हमें एक्सेप्शन देखने को मिला। मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे राजा के पास कोई बेटा नहीं है, तो ऐसे में क्या होता था, मान लो राजा के बहुत सारे भाई हैं, राजा की डेथ हो गई, तो कोई दूसरा राजा का जो भाई है वो राजा बन जाता था, उसकी पोजीशन पर आकर बैठ जाता था। तो इस तरह से भी सिस्टम चलता था। एंड कभी कभी तो क्या होता था, जैसे कोई बेटा नहीं बेटी है तो उसके बेटी के हाथ में सारी पावर चली जाती थी। ये कंपैरेटिवली बहुत कम होता था। इसका एक एग्जाम्पल है, हमने प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा था ना कि वो काफ़ी पावरफुल थी। इट इज़ एविडेंट इन मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा। कह रहे हैं उस टाइम पे ना पैट्रिलिनी बहुत ज़्यादा चलती थी, मतलब सन को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। ये हमें ऋग्वेदा से भी पता चलता है। ऋग्वेद में जब हम मंत्रास और रिचुअल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पैट्रिलिनी को ये लोग फॉलो करते थे। It is possible that these attitudes were shared by wealthy men and those they claimed high status, including Brahmins. ठीक है, तो हो सकता है कि ये पैट्रिलियनिज्म जो चीज़ है ये तो यार रिच लोगों ने स्टार्ट की हो या ब्राह्मण्स ने। नेक्स्ट रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में डिस्कस करते हैं कि शादी फादी की थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे ना मैरिज मतलब अलग अलग तरीके से हो सकती थी। एक तरीका होता है एंडोगैमी। अब इसका क्या मतलब है, रेफर्स टू अ मैरिज विद अ यूनिट, ठीक है। आप अपने किंगशिप में ही अगर आप अपने फैमिली के अंदर ही शादी कर रहे हो तो उसे हम एंडोगैमी कहते हैं। एंडोगैमी में ऐसा हो सकता है कि आप सेम कास्ट के लोगों से शादी कर लो, सेम लोकेलिटी या अपने डिस्टिंक्ट रिलेटिव के साथ ही शादी कर रहे हो, ये होता है एंडोगैमी, ठीक है। एक्सोगैमी होता है मतलब एंडोगैमी का उल्टा, ठीक है।
ठीक है, मतलब आप अपने किंगशिप के बाहर किसी से शादी कर लो। तो एक होता है पॉलीगैमी। इसमें क्या होता है, इसमें प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैव अ सेवरल वाइफ्स। अगर एक मैन है एंड उसकी बहुत सारी वाइफ है तो इस टाइप की मैरिज को हम पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, सेम इसका अपोजिट है पॉलीएंड्री। इसमें क्या होता है, एक वुमेन है और उसके बहुत सारे हस्बैंड हैं, तो इस टाइप की मैरिज इसको हम कहते हैं पॉलीएंड्री। ओके, तो ऐसे ही ये हमारे अलग अलग टाइप्स के मैरिज के सिस्टम होते हैं। ओके, आप देखोगे इन जनरल मैरिज के भी जो रूल्स हैं वहाँ पर भी सन होता है, मतलब जो बेटा होता है उनको मतलब ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और जो डॉटर्स होती हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। जैसे मैंने आपको भी बताया है कि जो बेटा होता है, जो सन होता है, उन्हें जो राजा होता है उसका जो पावर वगैरह होती है वो उस मैक्सिमम तो उसके बेटे को या फिर उसके भाई वगैरह को ही जाता है ना। बाकी जो ये डॉटर्स हैं इनको कुछ नहीं दी जाता। ठीक है, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता था। नेक्स्ट क्या माना जाता है कि जो फादर होती है उसकी डॉटर की तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दे। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कन्यादान। कन्यादान मतलब आप अपने डॉटर को किसी को गिफ्ट कर रहे हो, एंड मतलब ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी अपनी डॉटर की तरफ। तो उस टाइम से ऐसा ये कस्टम बना आ रहा है। नेक्स्ट जो ब्राह्मण्स हैं इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ कुछ रूल्स लिखना स्टार्ट कर दिए कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लोगों को यही रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, संस्कृत में लिखा था 500 BC के अराउंड लिखा था। इन टेक्स्ट को ही हम धर्म सूत्र कहते हैं या फिर धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र में एक बहुत इम्पोर्टेंट धर्मशास्त्र है, उसको हम मनुस्मृति कहते हैं, जो कि 200 BCE से लेकर 200 CE के बीच में कंपाइल किया गया था, बनाया गया था। ब्राह्मण्स होते थे ना, ब्राह्मण्स ऑथर होते थे, उनको ऐसा लगता था ना कि उन्होंने अपने टेक्स्ट में ऐसा लिखा था कि ये जो रूल्स है ना इनको सब मानते हैं, ये हैड यूनिवर्सली वैलिडिटी। ठीक है, ब्राह्मण्स जब ये धर्मशास्त्र लिखते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे रूल्स को तो सारी दुनिया मानती है। ओके, ये चीज़ काफ़ी हद तक सच नहीं है। हमें ऐसी भी चीज़ देखने को मिली जहाँ पर लोग ब्राह्मण के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे, उनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है कि जो सूत्र है उसमें 8 टाइप की मैरिजेस जो है दे रखी हैं, और उसमें क्या क्या करना सही है, क्या क्या करना गलत है, ये दे रखा है। ठीक है, तो उसमें एंड उस 8 मैरिजेस में से 4 मैरिजेस अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण वो सही है, एंड उन्होंने 4 चीज़ें ऐसी लिख रखी हैं जो कि करनी सही नहीं है। एंड हमने हिस्ट्री में ऐसा भी देखा है कि जो ये 4 चीज़ें सही नहीं है, लोगों ने ऐसा भी कर रखा है। तो इसमें ये है कि लोगों ने जो है ब्राह्मण्स के सभी रूल्स वो जो फॉलो नहीं करते थे। ओके, बस तुम्हें ओवरऑल यही समझाया जा रहा है कि ऐसे लोग भी थे जो ब्राह्मण के रूल को फॉलो नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है द गोत्र ऑफ वुमेन। गोत्र शब्द तो में भी आप लोगों ने अपने घरों में भी सुन रखा होगा कि हमारा ये गोत्र है, उसका ये गोत्र है ना, सुन रखा होगा मैक्सिमम। तो गोत्र के बारे में ही थोड़ा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ब्राह्मण्स जो लोग होते थे तो 1000 BCE के अराउंड ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गोत्र के बेसिस पर ही लोगों को क्लासीफाई करने लग जाते हैं। अलग अलग फैमिली को अलग अलग गोत्र दिया जाता था। हम वीमेन औरतों को लेकर अगर देखें तो 2 रूल्स होते थे गोत्र को लेकर। कि औरतों को देखना होता था शादी के टाइम पर, तो मान लो कि शादी अगर नहीं हुई है तो वो अपने फादर के गोत्र को जो है बिलोंग करती है, एंड जिस दिन वो लड़की वाइफ बन जाएगी तो उसका जो हस्बैंड होगा उसे अपने हस्बैंड का गोत्र मिल जाएगा, एंड वो अपने हस्बैंड के गोत्र को जो है बिलोंग करेगी। तो एक रूल तो ये होता था गोत्र को लेकर। तो दूसरा रूल क्या होता था कि मान लो एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, एंड उनका जो है सेम गोत्र है, तो वो आपस में शादी नहीं कर सकते। ऐसा माना जाएगा कि वो सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक रूल दूसरा ये हो गया। तो ये कुछ रूल्स होते थे, बट मैंने अभी आपको जैसे बताया बहुत कॉमनली होता था। लोग जो है ब्राह्मण्स के बनाए हुए रूल्स को तोड़ देते थे। इसका एक एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं सातवाहनास की, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ये वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन वाला जो इलाका है वहाँ पर ये लोग रूल करते थे।
बहुत सारे सातवाहनास रूलर्स ऐसे थे जो पॉलीगैमस थे। पॉलीगैमस मतलब इनके पास एक से ज़्यादा वाइफ होती थी। एंड अक्सर हमने ऐसा देखा है कि इनकी जो वाइफ होती थी ना, वो अपना नाम नहीं बदलती थी। तब ये लोग अपने गोत्र को चेंज नहीं करते थे। ये लोग अपने फादर के गोत्र के साथ ही चलते थे, हस्बैंड के गोत्र के साथ ये लोग नहीं चलते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि सेम गोत्र के होते थे एंड वो आपस में शादी कर लेते थे। यहाँ पर ये रूल भी इनका तोड़ा जा रहा है। जैसे ब्राह्मण्स बोलते थे कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी, बट ये लोग कर लेते थे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि अच्छा, ब्राह्मण के जो रूल्स हैं उनके खिलाफ भी एक सिस्टम चलता था, और उसके अलावा भी एक सिस्टम चलता था जिसको हम एंडोगैमी कहते हैं। एंडोगैमी का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, मतलब अपनी फैमिली, अपनी किंगशिप के अंदर शादी कर लेना सेम लोकेलिटी में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वर मदर्स इम्पॉर्टेंट। अभी तक हम फादर सन ये सभी पढ़े जा रहे हैं ना, तो क्या मदर्स भी उस टाइम पर इम्पॉर्टेंट होती थी? उनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता था, वो आगे पढ़ते हैं थोड़ा। तो अगेन सातवाहना के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये जो सातवाहना रूलर्स थे ना, हमने ये देखा है कि ये लोग अक्सर अपने नाम के पीछे अपने मदर का नाम लगाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ, कि मदर की इम्पोर्टेंस रही होगी। पर ओवरऑल सातवाहना जो थे, इनका सिस्टम भी पैट्रिनियल था। मतलब राजा होते थे, उनकी डेथ होगी तो बेटा अगला राजा बनेगा, वो उनका पूरा कारोबार संभालेगा। वी आर नॉट श्योर कि मदर को ये लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे या नहीं देते थे। ये हमने देखा है कि ये लोग अपने नाम के पीछे अपने जो मदर का नाम है वो कई बार जो है लगा देते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। अभी हम कास्ट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे थोड़ा। तो ब्राह्मण्स क्लेम्ड दैट दिस ऑर्डर इन विच दे वर रैंक्ड फर्स्ट was divinely ordained, while placing groups classified as Shudras and untouchables at very bottom of the social order. Positions within the order were supposedly determined by birth. कास्ट सिस्टम में बांट रखा था। तुम लोगों को पता है कि पहले ब्राह्मण्स होते हैं, उसके बाद क्षत्रियास होते हैं, बाद वैश्य होते हैं, एंड उसके बाद शूद्रास होते हैं। नॉर्मली ऐसे 4 कास्ट पे इन्होंने लोगों को बांट रखा था। ऐसे बांटने के बाद ये लोग ना लॉजिक और देते थे। ये क्यों? तो ये लोग कहते थे कि ये जो कास्ट का सिस्टम है ये डिवाइनली ऑर्डिनेट है। डिवाइनली ऑर्डिनेट मतलब कि ये तो भगवान की मर्जी है। तो एक तो ये बोलते थे। एंड ये नेक्स्ट पता क्या करते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे ना, ये लोग राजाओं को जो है मना लेते थे कि हमने ये सिस्टम बनाया है, आप इसको अपने साम्राज्य में प्रमोट कर दो। तो इस तरीके से उन्होंने कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे फैलाया था। अब ये जो शूद्र होते हैं ना, शूद्रास को इन्होंने अनटचेबल जो है बोलना स्टार्ट कर दिया। अब हिस्ट्री सिविक्स हमने कितना पढ़ रखा है कि कास्ट सिस्टम गलत है। शूद्रास ने बहुत कुछ से फेस कर रखा अनटचेबल्स ने, है ना। ये उस टाइप की सोसाइटी में ये सब चलता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द राइट ऑक्यूपेशन। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों को क्लासिफाई करते थे। ठीक है, ये लोग क्या बोलते थे कि अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको यही काम करना पड़ेगा। ये लोग क्या करते थे, उन्होंने ये तक डिसाइड कर रखा था कि किस कास्ट लोग क्या काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लोग कहते थे जो ब्राह्मण्स होते हैं उनका क्या काम है, उनका काम है वेद को पढ़ना एंड दूसरे लोगों को पढ़ाना। ये लोग अलग अलग टाइप के रिचुअल्स और सैक्रिफाइस को परफॉर्म करते थे। लोग बदले में इनको कुछ कुछ गिफ्ट्स देते थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्षत्रियास का क्या काम होता था? क्षत्रियास बेसिकली राजा रानी, इनका काम होता था लोगों को प्रोटेक्ट करना। ये लोग भी वेद पढ़ते थे, तो ये लोग भी गिफ्ट्स देते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट, वैश्य जो हैं इन लोगों को बोला जाता था कि ये लोग एग्रीकल्चर, खेती का काम करेंगे। पैस्टोरलिज्म मतलब एनिमल्स का ध्यान रखना, ट्रेड करना। ठीक है, ये सब कहा जाता था कि ये सब वैश्य का काम है। अब शूद्र को काम दिया जाता था, उसका क्या ऑक्यूपेशन होता था कि ये जो ऊपर 3 पड़े ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, इन लोगों को सर्व करना, ये शूद्रास का काम होता था। तो नेक्स्ट तुम्हें बता रखा है कि ब्राह्मण्स की स्ट्रैटेजी क्या होती थी कास्ट सिस्टम को लेकर, मतलब कास्ट सिस्टम को फैलाने का। एक तो ये कहते थे कि इसका डिवाइन ओरिजिनेटेड, ठीक है,
रिलीजन के साथ लिंक कर देते थे, कोई भगवान का नाम लगा देते थे। सेकंड, ये लोग राजाओं को मनाते थे कि आप इस सिस्टम को प्रमोट करो, फैलाओ। नेक्स्ट, इन्होंने ये भी कहा कि सोसाइटी में तुम्हारा क्या स्टेटस होगा ये बाय बर्थ डिसाइड किया जाएगा। मान लो कि अगर कोई बच्चा है वो शूद्रा में बॉर्न हुआ है तो उसका बाय स्टेटस सोसाइटी में वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन क्षत्रियास किंग, जिससे अभी तक आपने पढ़ा कि क्षत्रियास जो होते थे उनका तो राजा रानी वो ये लोग काम होता था, पर क्या ऐसे भी लोग होते थे कि जो क्षत्रिय नहीं थे पर वो किंग थे, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के थ्रू। ऐसा नहीं है, हमने बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन देखे हैं जिसमें जो क्षत्रिय नहीं है वो, बट फिर भी वो राजा हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मौर्यास की बात करें, मौर्यास को लेकर ना हमारे हिस्टोरियंस डिबेट करते रहते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो मौर्यास थे वो क्षत्रिय थे। कुछ हमारे ऐसे टेक्स्ट हमें मिले हैं जिसमें लिखा है कि मौर्यास जो क्षत्रियास नहीं थे वो किसी लो रिलीजन को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट, हमने ऐसे राजा भी देखे हैं जो ब्राह्मण थे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें क्षत्रिय ही होना पड़ेगा राजा बनने के लिए। सातवाहना में एक बहुत अमेजिंग से एग्जाम्पल है। बहुत फेमस राजा थे गौतमी पुत्र सैनी शतकानी, ठीक है। ये राजा तो ये क्लेम करते थे कि मैं ब्राह्मण भी हूँ और मैं क्षत्रिय भी हूँ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, ही ऑल्सो क्लेम टू हैव इंश्योर्ड दैट there was no intermarriage amongst members of the four Varnas. At the same time, he entered into a marriage alliance within the kin of Rudranaman. ये राजा ये भी बोलते थे कि मेरे किंगडम में, मेरे साम्राज्य में कोई इंटर मैरिज नहीं कर सकता, कि अपनी कास्ट को छोड़कर किसी और कास्ट में तुम लोग शादी नहीं कर सकते। पर सातवाहनास में ये भी चलता था कि तुम इंटर मैरिज भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। जाति का क्या मतलब होता है, अगेन ब्राह्मण्स जो थे वो लोगों को जाति के थ्रू भी क्लासीफाई करते थे। जैसे मान लो कोई एक ऐसा प्रोफेशन है या एक ऐसी कास्ट है जिसे देखकर ब्राह्मण्स को समझ में नहीं आया कि हम इसे किस वर्णास में डालें, किस प्रोफेशन में डालें, तो उसे जाति बना देते थे। कास्ट सिस्टम में तो 4 कैटेगरीज थी, पर जाति हमारी बहुत किस्म की, बहुत टाइप की होती थी। तो नॉर्मल शब्दों में अगर हम कहें तो जाति एक ग्रुप को जाति कहते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ये है, जैसे ब्राह्मण हैं, उन्होंने देखा कुछ लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, निशा दास कहा जाता है इनको, तो सबको समझ नहीं आया कि इन्हें किस कास्ट में डालें, तो ऐसा बोल दिया गया कि इनकी खुद की एक जाति है, ठीक है। जो सेम जाति के लोग होते हैं उनका सेम ऑक्यूपेशन होता है, सेम प्रोफेशन होता है। कई बार ऐसा भी होता है सेम जाति के लोग साथ में मिलकर गिल्ड श्रेणी बना लेते हैं साथ में, कि वो लोग और आसानी से काम कर पाएँ। गिल्ड्स के बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर एक्सेप्शन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि साधारण ऑर्डिनरी जो पीपल होते हैं उनके बारे में रिटन इंस्क्रिप्शन या इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बिकॉज ऑर्डिनरी लोग नहीं लिखते थे इतना। जो किंग्स वगैरह होते थे इन्होंने तो अपना एक पोइट्री रखा होता था ना कोर्ट में कि वो उनका लिखते थे, पर ऑर्डिनरी लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो कहाँ पे लिखते हैं ना। एक एक्सेप्शन है, हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला था मंडसौर, जो कि आज के टाइम पर मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन मिला था जिसकी वजह से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बियॉन्ड द 4 वर्ना इंटीग्रेशन, ठीक है। 4 वर्ना, हमने 4 वर्ना तो पढ़ लिए, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और शूद्र, है ना। सॉरी, 4 वर्णास तो भी हमने पढ़े, जिसमें से एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, है ना। क्या सारे लोग इस सिस्टम को फॉलो करते थे? तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। इन लोगों को ब्राह्मण्स अक्सर कहते थे ये तो अनसिविलाइज्ड लोग हैं, है ना, इवन लाइक लोग हैं, ये लोग तो हमारे रूल्स को मानते नहीं हैं। जो ये कौन लोग होते थे, ये जैसे जो आदिवासी लोग हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, जो एक जगह सेटल नहीं होते, इधर से उधर घूमते रहते हैं,
सेट कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो लोग इस वर्ना सिस्टम को काफ़ी टाइम मतलब नहीं मानते वो इसे, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिन्हें संस्कृत बोलना पढ़ना नहीं आती थी। उस टाइम पर जिन्हें संस्कृत बोलना और समझना नहीं आती थी तो उन्हें ऐसा बोल दिया जाता था कि ये तो लो रिलीजन को बिलोंग करते हैं। कभी कभी तो इन्हें लिच्छास भी कहा जाता था, लोअर रिलीजन का भी कहा जाता था। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बियॉन्ड द फोर वर्ना सब ऑर्डिनेशन एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हम लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि जो शूद्रास होते हैं इनके साथ स्टार्टिंग से बहुत गलत होता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छे से बिहेव इनके साथ नहीं किया जाता था। आज के टाइम पर तो काफ़ी फ़र्क है, आज के टाइम पर तो सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन्हें। चलो छोड़ो इस बात को, टॉपिक से थोड़ा फिर हो जाएंगे हम। क्या क्या भेदभाव होते थे इनके साथ उस टाइम की मतलब हिस्ट्री में, तो वो थोड़ा हम पढ़ते हैं। तो उस टाइम पे ब्राह्मण्स क्या कहते थे कि जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय हैं ये लोग थोड़े प्योर लोग हैं, ठीक है, मतलब कि थोड़े सुपीरियर लोग हैं, प्योर लोग हैं, और जो लोग हैं उनको थोड़ा नीचा दिखाया जाता था। शूद्रास में भी कुछ लोगों को अनटचेबल कहा जाता था एंड लोगों का ये विश्वास भी था कि अगर अनटचेबल जो इंसान है अगर उसने किसी चीज़ को टच कर लिया तो वो पॉल्यूट हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। जैसे तुमने ये कहानी भी सुनी होगी कि जो अनटचेबल होते थे उन्हें मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता था। एंड अगर गांव के बीच में कोई वेल है तो उन्हें वहाँ से पानी भी नहीं पीने दिए जाते थे। उन्हें ये कहते थे कि अगर तुम इस वेल से पानी निकाल कर पियोगे तो ये वेल पॉल्यूट हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, फिर यहाँ पे कोई भी पानी नहीं पी पाएगा। तो बहुत ख़राब ट्रीटमेंट हुआ है इनके साथ हिस्ट्री में। इनको ना ये ऐसे बोल देते थे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि शूद्रास का क्या काम होता था कि ऊपर वाले 3 वर्णास को सर्व करना है ना। तो मान लो कॉर्प्स मतलब कि जैसे हिंदुज़म में लोगों को जब डेथ होती है तो उन्हें जला दिया जाता है। ये डेड एनिमल्स को एक जगह से हटाना ये सब काम इन लोगों को दिया जाता था। अगेन यही कहा जा रहा है कि ये लोग पॉल्यूटिंग है, मतलब अगर ये किसी चीज़ को छुएंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। एंड इन लोगों को पता है गांव के बाहर रहने के लिए कहा जाता है कि तुम लोग गांव में मत रहो, तुम लोग गांव के बाहर रहो। तो गंदे बर्तन दे देते थे इनको, ख़राब कपड़े पहनने को मिलते थे। इनको कहा जाता था कि अगर तुम्हें ज्वेलरी पहननी है तो तुम सिर्फ आयरन की ऑर्नामेंट्स पहन सकते हो। गाँव में शहरों में घूमना अलो नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इस टाइप के काम इन लोगों को पकड़ाए जाते थे। नेक्स्ट एक चाइनीज़ बुद्धिस्ट थे, वो यहाँ पर आए, इंडिया में आए। उन्होंने एक कास्ट सिस्टम देखा तो इनको देखकर उन्होंने कुछ कुछ लिखा, ठीक है। तो ये लोग जो चीज़ें लिख कर गए इनसे हमें कुछ चीज़ें पता चली, ठीक है। जैसे एक मोंग फा सियान, इसका प्रोनाउंसिएशन में भी मैं रॉन्ग हूँ, जो कि 5th सेंचुरी में इंडिया में आए थे। एंड इन्होंने कहा कि अनटचेबल्स के साथ ऐसा होता था कि मान लो तुम घर के बाहर निकल रहे हो, अगर तुम सड़क पर आ रहे हो तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें क्लैप करना होगा। क्यों करना होगा? ताकि आसपास के जो लोग हैं उनको पता चले कि अनटचेबल जो लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं और वो दूर रहें उनसे, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने ये लिखा फाजियान ने। एक और चाइनीज़ पिलग्रिम थे हमारे, ठीक है, ज़ुआनज़ैंग नाम था उनका। ये कहा था कि जो एग्जीक्यूशनर्स थे, जो सेवेगनर्स थे, मतलब जो शूद्रास हैं, इन लोगों को ज़बरदस्ती शहर के बाहर रखा जाता था, ठीक है। ओके, तो बताया जा रहा है कि कैसे कास्ट के नाम पर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ जाता था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस। इसका फर्स्ट टॉपिक है जेंडर्ड एसेस टू अ प्रॉपर्टी, ठीक है। कंसीडर फर्स्ट अ क्रिटिकल एपिसोड इन द महाभारत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि उस टाइम पर मेन और वीमेन बराबर थे या नहीं। वीमेन के बारे में बताया जा रहा है कि इन्हें अपने पेरेंट्स से कोई रिसोर्स नहीं मिलता था। अभी हमने डिस्कस करा ना कि पापा के पास अगर कोई रिसोर्स है तो वो उनके बेटे को जाएगा, बेटी को नहीं जाएगा, ठीक है। पर
टाइम पर पता है क्या होता था कि जब लड़कियां शादी करती थी ना, वो अपने घर से कुछ रिसोर्स लेकर जाती थी और वो रिसोर्स उनका होता था, जिसे स्त्री धन भी बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। एट द सेम टाइम द मनुस्मृति warned women against hoarding family property or even their own valuables without the husband's permission। तो मान लो एक औरत है, उसे बहुत ज़्यादा स्त्री धन मिला तो वो अपने बच्चों को भी दे सकती है। ओके, मनुस्मृति याद है ना, एक डॉक्यूमेंट था जिसमें ब्राह्मण्स रूल्स लिखते थे, है ना। मनुस्मृति में ये भी बोला गया है कि जो विमेन है ना, उन्हें घर के रिसोर्सेज को अपने पास भर कर नहीं रखना चाहिए। उन्हें कोई भी रिसोर्स यूज़ करने से पहले अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी चाहिए। और बहुत हमने हिस्ट्री में ऐसे भी एग्जांपल्स देखे हैं कि जो वेल्दी वुमेन थी, जिनके पास अपने रिसोर्सेज थे, जैसे कि प्रभावती गुप्ता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी थी। ठीक है, नेक्स्ट, हमने ये भी देखा है कि जो वुमेन थी उनके पास रिसोर्सेज तो थे, पर उन रिसोर्सेज को इनडायरेक्टली कंट्रोल कौन कर रहा होता था? हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ण एंड एक्सेस टू द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर हम जो ब्राह्मण्स के टेक्स्ट हैं, अगर हम उनको देखें तो ये आइडिया लगता है कि टाइम पर जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय थे, ये लोग सबसे ज़्यादा रिच हुआ करते थे, एंड जो बाकी वर्ण के लोग थे उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था। पर एक चीज़ है, ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि सब लोग ओपनली ब्राह्मण्स के इस सिस्टम को मानते थे। जैसे आज के टाइम पे तुम्हें पढ़ाया जाता है ना कि भेदभाव करना गलत है, कास्ट सिस्टम गलत है, तो उस टाइम पर भी लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई ये क्या है, ठीक है, ये तो गलत हो रहा है। लोग ऐसे भी थे जो कास्ट सिस्टम की कमियां निकालने लग गए थे। तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बुद्धिज़्म। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE, तो ये अभी आप पढ़ोगे आगे 4th चैप्टर में। अभी के लिए इतना, ठीक है, इतना लोड मत लेना, नेक्स्ट चैप्टर भी मैं अपलोड कर लूँगी जल्दी ही। तो जो बुद्धिस्ट लोग थे ना, वो तो कहते थे कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम बाय बर्थ लोगों का स्टेटस जो है डिसाइड कर लो, ये चीज़ तो गलत है काफ़ी। बच्चा अगर इस फैमिली का बिलोंग हुआ है, इधर पैदा हुआ है, तो ये आगे ये काम करेगा, ये चीज़ तो गलत है। इस टाइप का जो ये था, बुद्धिज़्म इस चीज़ के खिलाफ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एन ऑल्टरनेटिव सोशल स्कैंट्रियोस शेयरिंग वेल्थ। कास्ट सिस्टम में एक और तरीका है कास्ट सिस्टम को देखने का, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग वेल्थ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इन डिटेल पढ़ाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, एक और तरीका पता है क्या होता है? लोगों को स्टेटस असाइन करना। मतलब अगर एक इंसान है, वो बहुत काइंड है, लोगों की मदद कर रहा है, तो हम कहेंगे इसका स्टेटस अच्छा है। ठीक है, और एक ऐसा इंसान है जो लोगों को तंग कर रहा है, ठीक है, अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, तो हम उसे डिस्पाइस्ड कहेंगे, हम उसे सोसाइटी में इज़्ज़त नहीं देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है ठीक है देखने का। तो इसी तरह से एक सिस्टम चलता था तमिलकम। तो तमिलकम मतलब एक तमिलनाडु का इलाका। तो तमिलनाडु में जो किंग्स होते थे वो रिच होते थे काफ़ी। तमिलनाडु में ये भी बोला जाता था कि अगर कोई किंग है, वो काफ़ी ज़्यादा रिच है, बहुत पैसे हैं, तो वो अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज को शेयर करे, जो उसके किंगडम में पुअर लोग हैं उनकी वो हेल्प करे। एंड साउथ में हमने ऐसे देखा है कि जिसके हाथ में रिसोर्स होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि वो सबके साथ इस रिसोर्स को शेयर करे। ऐसा नहीं कि वो अपने भी सब कुछ उड़ाए, नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगेन इसमें तुम्हें थोड़ा थोड़ा भेदभाव के बारे में बताया जा रहा है। बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बुद्धिज़्म में एक टेक्स्ट है जिसे हम कहते हैं सूता पीतक। ठीक है, इस सूता पीतक में एक चीज़ कही गई है कि जो हम ह्यूमंस थे वो बहुत पहले के टाइम पे डेवलप नहीं थे, एंड उस टाइम पे हम ह्यूमंस नेचर की इज्जत करते थे, सब लोगों को बराबर मानते थे, सब लोगों को रिस्पेक्ट देते थे। टाइम के साथ साथ क्या हुआ, थोड़ा टाइम के साथ जैसे हम इन्वॉल्व हो गए, तो जो ह्यूमन बींग्स है वो ग्रीडी हो गए, लालची हो गए। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स में ग्रीड आया ना, तो वो ऐसे वैसे उन्होंने किंग्स का वो सिस्टम बना दिया, कास्ट सिस्टम बना दिया, अलग अलग अजीब अजीब से सिस्टम बना दिया। ठीक है, तो
बुद्धिज़्म में ये कहा जाता है, ये जो कास्ट का सिस्टम है, ये जो टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम है, सारी चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया जब ह्यूमन बींग्स ग्रीडी हो गए। ठीक है, तो ये सब बुद्धिज़्म में कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। महाभारत के बारे में थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। उससे पहले तो मैं यहाँ कहा जा रहा है कि जो हिस्टोरियंस है ना, जब वो किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है एनालाइज करते हैं। मतलब कि वो जो टेक्स्ट है वो किस भाषा में लिखा है। अगर वो प्राकृत, पाली या संस्कृत भाषा में लिखा है, सॉरी तमिल भाषा में लिखा है, तो इसका मतलब है कि ऑर्डिनरी साधारण लोग इसे पढ़ते थे। पर अगर कोई ऐसा टेक्स्ट है जो संस्कृत में लिखा है, डैट मीन्स उसे राजा रानी या ब्राह्मण पढ़ते थे। ठीक है, कि संस्कृत उस टाइम पर सभी को नहीं आती थी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी देखते कि वो जो टेक्स्ट है वो किस टाइप का टेक्स्ट है, क्या उसमें मंत्र लिखे हैं, रिचुअल्स लिखे हैं या कहानियाँ लिखी हैं। नेक्स्ट वो ये भी देखते थे कि ऑथर का पर्सपेक्टिव्स क्या है, कि जो ऑथर है वो किस नज़रिए से इस टेक्स्ट को लिख रहा है। वो ये भी देखते थे कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट की ऑडियंस कौन है, किन के लिए ये लिखा जा रहा है। इन सभी चीज़ों को ये इन डिटेल देखते थे। उसके बाद ही ये एक कंक्लूजन निकालते थे कि इस टेक्स्ट में क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज एंड कंटेंट। महाभारत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो द वर्जन ऑफ महाभारत वी हैव बीन कंसीडरिंग is in Sanskrit, although there were versions in other languages as well. भारत का एक ऐसा वर्जन है जो संस्कृत में लिखा है, पर ये जो संस्कृत है ना, ये बहुत सिंपल संस्कृत है। मतलब ऐसी संस्कृत नहीं है जो सिर्फ ब्राह्मण्स पढ़ जाए। एक इजी फॉर्म ऑफ संस्कृत में लिखा है जिसे हर कोई पढ़ पाए। नेक्स्ट हम मानते हैं कि जो महाभारत जैसे एपिक्स होते हैं ना, या टेक्स्ट होते हैं ना, टेक्स्ट में दो हिस्से होते हैं। एक होता है नरेटिव, मतलब जो कहानी का नरेटिव हो, ठीक है, नरेट कर रहा हो कहानी। एक होता है डायटिक, मतलब का ये मतलब होता है कि कहानी तो बताई जा रही है पर साथ ही साथ एक लेसन भी दिया जा रहा है। लेसन मतलब एक सीख या फिर ज्ञान दिया जा रहा है कि इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो ऐसा था कि उन्होंने पूरी कहानी लिख दी कि ऐसी ऐसी फैमिलीज हैं, उन्होंने ये करा। कहानी को लिखने के बाद हम लोगों ने ये सोचा कि हम इसमें लेसन्स कैसे ऐड करें। ठीक है, हमने सोच कर लेसन्स को ऐड करा हमारे हिसाब से कि महाभारत ये है। ठीक है, से इसका एक बहुत प्यारा सा बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा भगवत गीता महाभारत का ही है ये एक, है ना, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को एडवाइस दे रहे हैं लाइफ रिलेटेड। नेक्स्ट, हु रोट द टेक्स्ट, ये जो और रिलेटेड टेक्स्ट है इसको किसने लिखा होगा। हमारे अंदाजे से वॉरियर्स होते थे, जो योद्धा लोग होते थे, जब वो लड़ाई करने जाते थे उनके साथ ना असिस्टेंट्स भी होते थे। मान लो ऐसे इंसान है जो रथ चला रहा है, वो लोग पूरा देखते थे कि लड़ाई कैसे हो रही है, युद्ध कैसे हो रहा है, तो हमारे हिसाब से वो लोग टेक्स्ट को लिखते होंगे। उसके कुछ टाइम के बाद ब्राह्मण्स को ये टेक्स्ट किया होगा एंड उन्होंने लिखा होगा ये हमारा अंदाज़ है। ठीक है, 200 BC एंड 200 C के बीच में लोग देखते हैं कि विष्णु भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा होने लगती है एंड इसी टाइम में कृष्ण भगवान को भी विष्णु भगवान के साथ एसोसिएट किया जाता है कि ये भी मतलब अवतार ही हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि जब महाभारत लिखी थी ना, तो हमारे हिसाब से सिर्फ 10,000 वर्सेस थे महाभारत के। हमने कुछ लेसन्स ऐड करे तो कुछ 1 लाख अराउंड वर्सेस हो गए। जो स्टेज है इसे व्यासा कहा जाता है। क्या कह रहे हैं, द सर्च ऑफ कन्वर्सेंस, महाभारत सच है या नहीं, इससे रिलेटेड डिस्कशन हो रखा है। तो ये बात है कुछ अराउंड 1951 एंड 1952 की। एक आर्कियोलॉजिस्ट है हमारे बीबी लाल नाम के, वो क्या करते हैं, विलेज को एस्केमनेट करते हैं। हस्तिनापुरा एक विलेज मिलता है यूपी में। स्टार्टिंग में लोग बोलते हैं कि क्या ये वही हस्तिनापुर है जिसके बारे में महाभारत में भी रेफरेंस दे रखा है। ये लोग कहते हैं कि हाँ, महाभारत में कुछ कुछ लिख रखा है, तो हो सकता है ये सब सेम हो। बीबी लाल थोड़ा और रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस शहर में जो घर थे बहुत साल पहले वो के बने हुए होते थे एंड कुछ टाइम के बाद जब थोड़ा और
6 सेंचुरी के अराउंड क्या होता है, ये लोग ब्रिक्स ईंटों का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ऐसा था कि महाभारत में जो घर होते थे वो बहुत आलीशान नहीं होते थे, इन लोगों ने ऐसे इमेजिन कर रख दिया, या क्या ऐसा था कुछ टाइम के बाद बहुत आलीशान बड़े बड़े घर बनने लगे, उन्हें देखने के बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। हमें पता नहीं, ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद हो सकता है कि इन्होंने ऐसे इमेजिन कर कर भी लिख दिया हो। अब इसमें महाभारत में एक चीज़ ये होती है कि द्रौपदी की 5 पांडव के साथ शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, तो हम पॉलीएंड्री कहते हैं। पॉलीएंड्री पढ़ा था ना, जिसमें एक विमेन के हस्बैंड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा जिस विमेन के हस्बैंड होते हैं। महाभारत में ये इवेंट पढ़ने के बाद हमें पता चला, अब अगर इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, एक विमेन के बहुत एक से ज़्यादा हस्बैंड थे, तो हो सकता है सोसाइटी में ऐसी चीज़ें चलती हों। पर हाँ, हमें ये भी पता चलता है ये सिस्टम पढ़ने के बाद भी कि ब्राह्मण इस सिस्टम को पसंद नहीं करते थे। भी अलग अलग हम ऐसे लॉजिक लगाते हैं कि ब्राह्मण्स को अगर नहीं भी पसंद था, तो ये जो सिस्टम है ये हिमालय में तो चलता था, लेकिन इलाके में तो पॉलीएंड्री चलती थी, नॉर्मल था वहाँ पे। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि पॉलीएंड्री तब स्टार्ट किया जाता था जब क्राइसिस होने लगे लोगों को, वॉर का टाइम हो और उस टाइम में विमेन बहुत कम हो, तो उस टाइम पे पॉलीएंड्री सिस्टम को ये लोग चलाते थे। ऐसा भी कुछ हमारे हिस्टोरियंस मानते हैं, ठीक है। Why then did the authors choose to associate this practice with the central characters of the महाभारत? Exactly polyandry का सिस्टम महाभारत में क्यों हुआ है, ये हमें exactly नहीं पता। एक और चीज़ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, काफ़ी सारी चीज़ें ना, हम लोग को एक कहानी बताई जा रही है, तो हर एक सेंटेंस, हर एक कहानी के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ऑथर अपने आप या थोड़ा ऐसे क्रिएटिव होकर चीज़ों को ऐड ऑन करता है। हर एक चीज़ के पीछे हम लोग लॉजिक नहीं निकाल सकते। लास्ट तुम्हारा टॉपिक है डायनामिक टेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि महाभारत का सिर्फ एक संस्कृत वर्जन था, पूरे ओवरऑल हमने देखा कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग लैंग्वेजेस में महाभारत को लिखा जाता है, एंड वेरिएशंस भी हमें ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। अलग अलग जगह पे कुछ कुछ चीज़ें महाभारत में चेंज होती रहती हैं टाइम के साथ साथ। महाभारत पोइट्री करने का तरीका भी बदल गया, कुछ लोगों ने पेंटिंग्स की महाभारत के रिलेटेड। आज के टाइम पे ये होते हैं, डांस होते हैं, ठीक है, इस टाइप के। इसी के साथ इसी के टाइप में जो है अलग अलग नरेशंस होते हैं, एंड इसी के साथ तुम लोगों का चैप्टर एंड होता है। तो आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को समझ आई होगी। एंड एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।